वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे एक बहुत अहम और एक बहुत हसास मौजू पर। अब इस पे वक्तन फ़वक्तन जब कोई वाक़या होता है तो हम उस पे ज़रूर बात करते हैं, बल्कि तकरीबन हर शो में ही उसका ज़िक्र होता है। मगर कई दफ़े जब आप वाक़यात जो हैं उन पर बात करते रहें तो जो एक ओवरऑल ट्रेंड है या जो एक तफसीलात होती हैं उन पर रोशनी कम ही डाली जाती है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस किस्म के जराइम आजकल सामने आ रहे हैं, क्या वजह है और इनको अगर रोकना है तो बतौर एक माशरा, बतौर एक मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या कोताहियाँ हमने की हैं जिससे इनको हम बेहतर करें हालात को। पिछले दिनों में ही काफ़ी वाक़यात हुए, उनका भी ज़िक्र करेंगे, मगर उससे पहले एक नज़र डालते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत मोतबर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी जो 2025 की इंसानी हकूक़ की सालाना रिपोर्ट जारी हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि 2025 में पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात, जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद है, उनमें 25% इजाफ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट ने बताया कि ख़वातीन की जो साइबर हरासमेंट यानी कि साइबर हरासगी के जो वाक़यात हैं वो 2,500 के करीब हैं, जबकि 450 से ज़्यादा यानी कि 470 जो ख़वातीन हैं वो कोट अनकोट गैरत के नाम पर कत्ल की गई पाकिस्तान में। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में बुनियादी जो हकूक़ हैं, और वो ओवरऑल सिर्फ ख़वातीन के हवाले से नहीं, तो 143 जो ममालिक हैं उनमें से 130वें नंबर पर पाकिस्तान था। जब हम ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम देखें तो ये नंबर जो है ये हमें बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं करता। अभी पिछले दिनों में आप सिर्फ ये देखें कि इस्लामाबाद और पिंडी के वाक़यात में इस्लामाबाद और पिंडी के शहरों में कितने वाक़यात हुए। इस्लामाबाद में पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ कि जो हिना ज़रीफ़ नाम की एक ख़ातून थी, उनकी जो अहले खाना ने उनकी शादी करवाई, शादी से वो खुश नहीं थी तो वो नाराज़ होकर घर आ गई। उन्होंने अदालत से खुला हासिल की, मगर जब वो वापस अपने घर आई इस फ़ैसले के बाद तो उनकी फ़ैमिली ने ही यानी कि उनके बाप ने उनको कत्ल कर दिया। चंद दिन पहले ही रावलपिंडी का वाक़या सामने आया जब हिना जावेद, जो बल्कि प्रेसिडेंसी और नेशनल असेंबली में काम कर रही थी या करती रही थी, उनको अब उनके अपने शौहर ने तशद्दुद करके मार दिया और उसके बाद ये भी दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। उनके जो शौहर थे वो भी एक पढ़े लिखे इंसान थे और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके साथ साथ एक और जो ख़बर हमने सुनी वो ये थी कि एक जो ख़ातून जो टिकटॉकर मशहूर थी, यानी कि सोशल मीडिया पे उनके बहुत से फॉलोअर्स थे, वो कंटेंट बनाती थी, आयशा गुलमीना, उनको 14 अगस्त को एट टैक्सिला की हदूद में फ़ायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि उनके भाई, उनके चचाजाद भाई, वालिद जो हैं यानी कि अपने ही रिश्तेदार जो थे वो उनके कत्ल में मुलव्वस थे। हरीपुर में एक वाक़या आया छोटी बच्ची का, जिसको रेप करके एक से ज़्यादा फ़र्द ने कत्ल कर दिया। ये सिर्फ़ अगस्त के महीने के वाक़यात हैं और ये सब वाक़यात सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से हैं। और भी वाक़यात होंगे इन शहरों में, मगर शायद वो इस तरह हेडलाइंस उनमें से नहीं निकली, शायद उन पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। और शहरों में जाएं, वहाँ भी देखते तो इतने ही वाक़यात होते। पिछले दिनों में हमने ये भी देखा कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो भी एक ऐसा केस था इस्लामाबाद का जिसमें बहुत तवज्जो दी, मीडिया में उसको बहुत उठाया गया, उसके भी जो मरकज़ी मुजरिम थे उनकी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया कोर्ट ने। मगर बहुत वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में। ये शिकायत नहीं है लोगों के कि शायद इस केस में इंसाफ नहीं हुआ, मगर ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि इतना घिनौना जुर्म था मगर उसमें भी इतने साल लग गए यहाँ पहुँचने में, और उस इतने सालों में
जो एक माशरे का, मीडिया का कांस्टेंट प्रेशर था तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, ये क्या ट्रेंड्स हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निदा अली साहिबा। ये माहिर कानून है, AGHS यानी कि आसमा जहांगीर की जो लॉ फर्म है उससे वाबस्ता है। इस तरह के बहुत से केसेस के हवाले से आई थिंक इनकी ज़ाती इनकी नॉलेज है। और हमें ज्वाइन किया राबिया जवेरी आगा साहिबा ने, चेयरपर्सन हैं कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़। ये भी ऐसे इश्यूज़ को बहुत गहरी तरह से समझती हैं और उन पर नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। निदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इतने वाक़यात हमने देखे, नंबर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप हमें बताएं क्या सचमुच केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है या शायद लोगों को समझ आ रही है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक बुरी चीज़ है, तो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। व्हाट डू यू थिंक इज़ इट? देखिए, अगर आप थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी ओवर। फर्स्टली इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स जो कि सूबों में डिवाइडेड है, सबसे ज़्यादा हाई स्टेटिस्टिक्स ऑफ वायलेंस आर इन पंजाब, द नंबर 2 इज़ ख़वातीन के खिलाफ जराइम। और ये आई थिंक साहिल की रिपोर्ट है और HRCP ने भी इसी तरह की कोई स्टेटिस्टिक्स दी हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, इसलिए क्राइम ज़्यादा भी है और एक्सेस टू जस्टिस भी है, रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है। तो एक इन अ वे अगर आप एक दूसरे लेंस से देखें, मोर पीपल आर कमिंग आउट टू रिपोर्ट क्राइम्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। ये KP में और बलूचिस्तान के फिगर्स इसलिए लो हैं क्योंकि आप उनका कल्चरली भी देखें। KP में तो बहुत ज़्यादा एक वो पंचायत जरगा सिस्टम होता है जिसमें वो अपने खुद ही फैसले कर देते हैं जो मंजर आम पे नहीं आते हैं। बलूचिस्तान में अब KP में देखें, अफ़गानिस्तान का भी ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है। औरतों को, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा या औरतों को रोका जाता है काम से। तो जिनको एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा सोसाइटी में जाने का, तो वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट या अपने कोई लीगल रेमेडी के लिए कैसे निकल सकते हैं? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अंडर रिपोर्टिंग। और जितने ये हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आप एक चीज़ पे अगर नज़रसानी करें तो वो ये है कि ये सारे अखबारों की ख़बरों से नंबर इकट्ठे किए गए हैं। दीज आर द रिपोर्टेड केसेस। व्हाट अबाउट द केसेस दैट आर नॉट रिपोर्टेड? सो दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये हम सिर्फ देख रहे हैं जो अखबारों में आ जाते हैं, इस औरत के साथ हो गया। सारी ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टिंग दैट डेटा। वेयर इज़ द डेटा वेयर द गवर्नमेंट शुड कलेक्ट? We have a deficit in our data. We don't have consolidated data. राबिया साहिबा, निदा अली साहिबा की बात आपने सुनी, आप इत्तफाक करेंगी कि दो बहुत अहम नुक्ते, एक ये कि ऑब्वियसली अदराक है, अवेयरनेस गालबन बढ़ रही है तो केसेस सामने आते हैं, मगर सिर्फ जो ख़बरों में पहुंच गए। अगर पुलिस के पास ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो क्या उनकी भी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कोई डेटा कलेक्शन नहीं होती कि पुलिस के पास कितनी इस तरह की FIRs कटी या कंप्लेंट्स आई और उनके ऊपर कुछ हुआ? नहीं, देखिए, अभी रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ने एक सेशन किया था ऑनर किलिंग्स पे और पुलिस ने डेटा दिया था। मगर आप याद रखिएगा, राबिया साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी कौन सी वाली का जिक्र कर रही हैं? सेनेट की बात कर रही हूँ। इसमें इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की सेनेट कमेटी में पुलिस ने डॉक्यूमेंटेशन दी थी। अप्रोक्सीमेटली इन लोगों ने ट्रेंड बिल्कुल, ये ऑनर किलिंग्स, खुसूसियत ऑनर किलिंग्स पे है, तो उन्होंने दिखाया कि कोई 400 टू लेके 500 से 400 से लेके 500 के करीब हर साल ऑनर किलिंग्स हो रही हैं। मगर आप ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ 41% ऑफ किलिंग्स आर रिकॉर्डेड, बिकॉज मेनी ए टाइम जो हमारा जो कानून कहता है कि एन ऑनर किलिंग कम्स अंडर सेक्शन 302 विच इज मर्डर। अब इसमें यू हैव टू प्रूव इट्स एन ऑनर किलिंग। अब बहुत वक्त होते हैं कि ये लोग ऑनर किलिंग नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि एक मर्डर हो गया, इंडिविजुअल रिवेंज हुआ है, लड़ाई हुई है घर में। तो बहुत दफ़ा जो आपके केसेस हैं मिस हो जाती हैं, जो स्पेसिफिकली ऑनर के नाम में यानी कि ये लोग नहीं दर्ज करते, तो वो आपके डेटा जो बिल्कुल निधा सही कह रही है, डेटा से अलग हो जाते हैं, तो दे जस्ट बिकम 302 के मर्डर केसेस। सो देयर इज दैट ह्यूज गैप इन रिपोर्टिंग। और जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1000
900 to 1,000 is the actual figure. The police reported figure is from 400 to 500 a year, and with an increasing trend. ठीक। जब राबिया साहिबा, तो ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसकी क्या वजूहात है? एक तो मेरे ख्याल में यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं वो एक माशरे की टर्म है। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मकसद या मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम तीनों में से कोई भी इत्तफाक करता है कि ये एक ऑनर किलिंग है। ये सफाई देनी ज़रा ज़रूरी थी। मगर अब ये जो आप कह रही हैं कि ये बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है, यानी कि इसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजूहात आपके ख़याल में क्या हैं? देखिए, एक तो आपका एक जो ऑनर किलिंग होती है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ एंगर और रेज, इट इज़ ए कलेक्टिव सोशल सिस्टम which enforces conformity, which enforces patriarchy, which enforces control over a woman, control over her sexuality, over her marriage, over her autonomy. और ये तो हमारे बचपन से कहा जाता है, औरत को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम जो हो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त हो, तुम्हारी इज़्ज़त इंडिविजुअली नहीं है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम अपने साथ ले जाती हो, अपना ख़ानदान का नाम। और जब आप देखते हैं कि औरत कारी हो जाती है तो उसको फिर बेटी बीवी कभी नहीं कहते, वो तो उसको कारी कहते हैं। उसका नाम भी दे डिसएसोसिएट द इंडिविजुअल एंड डीह्यूमनाइज हर आउट ऑफ दैट फैमिली और कलेक्टिव कम्युनिटी और बरादरी। और दूसरी बात है कि ये हमारे मुल्क में कभी सिखाया नहीं गया है कि एक औरत की अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हर वक्त एक पैट्रियार्कल कंट्रोल होता है। जब शादियां होती हैं वो ख़ानदानी डिसीजंस होती हैं। अगर एक औरत खुद शादी करे तो उसको कहते हैं कि वो बहुत फॉरवर्ड है, बहुत मॉडर्न है। और एक कलेक्टिव रेप्यूटेशन जो है, जो हमारी बरादरी सिस्टम है, ये एक तरह से बहुत हमें सपोर्ट भी करती है, एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। मगर एक और अगर आप एंगल से देखें, सो दैट क्रिएट्स ए कंट्रोल सिस्टम जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। सही। आप देखें, नाजिम जोकियो की बीवी ने कंप्लेंट किया था और पूरी उसकी कम्युनिटी उसके खिलाफ हो गई, वो रह नहीं सकती थी उस बरादरी में। उसने कंप्लेंट वापस ले लिया। तो हाउ डू यू एग्जिस्ट व्हेन यू हैव दिस वेरी क्लोज ties of community and you are considered an outcast. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें निदा अली साहिबा से और राबिया जबेरी साहिबा से। निदा साहिबा, आप भी तो बहुत से केसेस, क्योंकि ख़वातीन आती हैं, उनकी वकालत आप करते हैं, क्या आपको भी लगता है कि शायद रुझान बढ़ा है? जैसे राबिया साहिबा ने कहा कि क्योंकि ख़वातीन के बिहेवियर को, उनके फ़ैसलों को कंट्रोल करना होता है, तो शायद अगर शहरों में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ख़वातीन ज़्यादा काम कर रही हैं, तो आप वो फिर ख़ुद फ़ैसले करना चाहती हैं। आपको ये ट्रेंड नज़र आ रहा है जिस किस्म के आप केसेस देखती हैं? देखिए, रिपोर्टिंग जहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा पुलिस में केसेस जा रहे हैं, पुलिस के स्टेटिस्टिक्स उनकी वेबसाइट पे भी जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के भी हमें मिल जाते हैं। दे आर क्लोजर टू रियलिटी, बट अगेन अंडर रिपोर्टेड केसेस होते हैं। और वो भी जैसे आपने पहले कहा, पंजाब में शायद ज़्यादा है क्योंकि लोगों को ज़्यादा एक्सेस है। तो जो जहाँ पे AGHS का ताल्लुक है, हम 1500 से 1800 मुफ्त कानूनी इमदाद केसेस में देते हैं। और ये साल की आप बात एक साल में Most of the cases are survivors of violence and abuse, domestic abuse. हमारा जो बुनियादी, यानी कि ज़्यादातर ख़वातीन जो आपके पास आती हैं वो सब घर पे तशद्दुद का निशाना बनती हैं, होती हैं, और they want to step out of abusive marriages जिस पे उनकी families उनको support नहीं करती हैं, तो वो आती हैं to खुला लेने, बच्चों की custody लेने, financial maintenance लें, क्योंकि family support नहीं होता। अब इधर देखें लूप होल क्या है, because prevention नहीं है।
against violence. Although we have a Violence Act 2016 which is designed to protect women against domestic abuse, it is a good law. Monetary protection है, residential protection है, हर किस्म की interim protection है, लेकिन वो implement नहीं हो रहा. तो जब abuse हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर एक औरत के पास कोई चारा नहीं होता. She wants to step out of that marriage. And in our society, like Rabia said, family is not supportive. Their woman is always controlled. She has no agency to decide. तो निदा साहबा कोई आप एग्जांपल दे सकती हैं? आपको ऑब्वियसली अपने किसी क्लाइंट का नाम या बहुत ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ मसाइल भी हैं खातून को, वो आपके पास आई हैं, आपने उनकी मदद भी की, मगर फैमिली की सपोर्ट नहीं है. कुछ आप केस शेयर करेंगे? बहुत कम होता है. आई वुड से 5% होती हैं जिनका बाप या भाई साथ आ जाए. अच्छा. बाकी हमेशा अकेली आती हैं. और अभी एक रिसेंट केस था, एजुकेटेड मदर, शी डिडंट वांट हर डॉटर टू डिवोर्स, तो वो छुप के हमारे पास आई थी. अच्छा. और फिर उसने टाइम लिया था कि आई विल गो कन्विंस माई मदर. वो मतलब हम उनको पर्सनली जानते थे और अभी तक वो कन्विंस नहीं कर पाई, एंड शी इज स्टिल सफरिंग अ वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप. अच्छा. या और वालदा को मालूम है कि बेटी को मार पड़ी है? अगर थोड़े 2 डेकेड्स पहले जाए तो हमारे ही दफ्तर में ऑनर किलिंग हुई थी जिसपे द मदर वॉकड इन विद द असैसिन और द किलर. हाँ जी. तो माँ के सामने बेटी को कत्ल कर गए थे. तो ये जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, ये सिर्फ आदमियों के थ्रू नहीं आता, ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर के थ्रू फिल्टर इन होता है और फिर ये एक अपना स्टैंड लेते हैं. अभी आप ऑनर किलिंग्स का जैसा रबिया कह रही है, हमने लूप होल प्लग करने की कोशिश कर दी हुई है स्टेट ने. लूप होल से आपकी क्या मुराद है? देखिए, पहले तो था ना कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कत्ल कर दिया तो सजा कम हो जाती थी. यानी कि अगर कोई मर्द कहता था कि हाँ कि भाई मैंने गैरत में कत्ल किया अपनी बहन का या बेटी का, तो जज साहब कम सजा देते थे. वैलिड डिफेंस होता था. इट वाज अ वैलिड डिफेंस कि उसकी इतनी ज्यादा गैरत को हुआ कि उसने कत्ल कर दिया. वो अब नहीं होता. अब अगर ऑनर किलिंग है तो कम से कम आपको 14 साल सजा देनी है अगर गैरत के नाम पे कत्ल है. ठीक है. दूसरा, कंपाउंड नहीं हो सकता. भाई ने कत्ल किया, बाप ने माफ कर दिया, ये नहीं हो सकता अगर ऑनर किलिंग मानी जाए तो. हाँ, बट अगर आप माने तो है ना. तो अब वो कहते ही नहीं है कि ऑनर किलिंग. और आप बहुत सारे ऑनर किलिंग्स को सुसाइड, जिस तरह अभी ये हिना जावेद का केस है, दे ट्राई टू प्रेजेंट इट एज सुसाइड. तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि कहते हैं कि वो उसने खुद अपने आप को आग लगा ली, उसने सुसाइड कर लिया. इट इज़ एक्चुअली एन ऑनर किलिंग. सो अगर आप उसको, और ये घर के अंदर होता है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि एविडेंस इस्टेब्लिश नहीं होती है और बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत हाई हो जाता है. जब एविडेंस इस्टेब्लिश नहीं होती है तो ऐसे केसेस में अक्सर स्टेट कंप्लेनेंट बनती है. एविडेंस कैसे नहीं, इसका क्या मतलब है? ये आम ज़बान में समझाएं कि एविडेंस इस्टेब्लिश अगर नहीं होती. घर में आप अपनी बेटी को मार दें तो एविडेंस, आप रिपोर्ट खुद तो जाके नहीं करते ना कि मैंने मार दिया है, और एविडेंस को तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. और फिर आप सुसाइड कह दो, मर्डर प्रेजेंट कर दो, मर्डर में तो कंपाउंटेबल होता है. तो ऑनर किलिंग्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि बेशक उन्होंने प्लग इन कर दिए लूप होल, लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो करना होता है ना एज ऑनर किलिंग. तो अगर आप उसकी निशानदेही वैसे ना करो और पुलिस आपके साथ कंप्लिसिट हो, तो फिर इसीलिए ये जो 41% वाला अभी रबिया ने स्टेटिस्टिक दिया है, दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा उसमें वो है, गैप है. बिल्कुल सही. राबिया साहिबा, ये जो बात की निदा साहिबा ने कि पुलिस कंप्लिसिट है इसमें, यानी कि पुलिस जो है उसकी हमदर्दी या कई दफ़े मदद भी जो होगी वो मुजरिम के साथ होगी, विक्टिम के साथ नहीं होगी. क्या आपके ख्याल में ये अब भी बहुत बड़ा मसला है? देखिए, बिल्कुल. पुलिस, और जब पुलिस आपको हेल्प करती है तो फिर कोर्ट्स आपको छोड़ देते हैं. आप गुल्लन बारो का केस देखिए ना. गुल्लन बारो सखर में वो गई कोर्ट, पुलिस ने उसको बचाया, वो कोर्ट गई, उसने उनसे भीख मांगी कि मुझे आप वापस ना भेजें. बाप ने पगड़ी उतारी, उसने पूरा ड्रामा किया कि मेरे ख़ानदान की इज्जत है, उसको वापस कर दिया और दूसरे दिन उसको मार दिया. सो दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट. और दूसरी बात जो निधा ने बताई है ना, प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है. अगर आप केसेस देखें जो पुलिस ने खुद सेनेट में दिए हैं, आपकी कन्विक्शन इज़ लेस देन 11%.
अब कन्विक्शन क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज प्रोसिक्यूशन को वो केस इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है. जैसे निधा ने खास बोला कि जब जो क्राइम सीन है आप ही कंट्रोल करते हो ना, फैमिली ही कंट्रोल करती है. वो अगर किसी चीज़ को छुपाना चाहें, बॉडी को छुपाना चाहें, वो आसानी से कर सकते हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दूसरी बात, जो आपके विटनेसेस होते हैं वो आपके अपने परपेट्रेटर्स होते हैं, ख़ानदान वाले. तो ज़ाहिरी बात है दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट इट. फिर आपकी एक बात बताएं कि सही। समटाइम्स इन ऑनर किलिंग्स जो बंदा बंदूक उठाता है वो मेन बंदा नहीं है. वो कभी कभी जिरगा कहता है कि भाई मारेगा, या पंचायत कहती है कि तुम्हारा मियाँ मारेगा. So that person who picks up the gun is not necessarily he's the killer, but there is a whole system behind him. So आप उस किलर को माफ नहीं करोगे, मगर वो जो पीछे पूरा साइकिल है, जो पूरा एक पैटर्न है, जिन लोगों ने उसको पुश किया है कि आपने जाके अपनी बहन को मारना है इज्जत के लिए, वो सब छुट जाते हैं. और दूसरी बात, आपका एफआईआर, approximately all FIRs in domestic violence cases are registered approximately 1.5 months late. आपकी एविडेंस ख़राब हो जाती है. और दूसरी बात, एक बहुत जो नॉट ओनली ऑनर किलिंग्स में तो बेचारी औरत मर जाती है, मगर इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 86% women बैक ऑफ. हमने एक केस किया था, उसमें बेचारी औरत ने कहा मैं तो हूँ ही नहीं. अच्छा. वो औरत जो है वो तो मैं ही नहीं हूँ. बिकॉज 86% या तो डर जाती हैं, या फैमिली प्रेशर होता है, या पैसों का कोई खेल होता है. सो दे बैक आउट. और पाकिस्तान में हमारे पास एक कानून है विटनेस प्रोटेक्शन, मगर हम उसको कभी नहीं यूज़ करते. तो औरत वापस उस सिस्टम में फिक जाती है, एंड देन शी लूजेस दैट एजेंसी टू गो फॉरवर्ड. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक. हम गुफ्तगू करें निदा अली साहिबा से और राबिया जवेरी साहिबा से. निदा साहिबा, ये बहुत अहम बात जो कि ख़वातीन, अगर जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि अगर वो घर में घरेलू तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, एक तरफ तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, वो मसला तो है ही सही, मगर दूसरी तरफ अगर वो घर वालों की सपोर्ट के बग़ैर कोई कदम लेना चाहें तो स्टेट की तरफ से तो कोई मदद नहीं है. मतलब कि कोई, जिसको कहते हैं ना, शेल्टर्स नहीं हैं पाकिस्तान में, कोई आपके पास जाने का कहीं जगह नहीं है. पंजाब में अब जो वायलेंस एक्ट 2016 के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन सेंटर, क्राइसिस सेंटर बन चुके हैं. हमारा जो एंटी रेप लॉ है उसकी कमेटी पे मैं हूँ. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स बन गए हुए हैं, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉज एग्जिस्ट करते हैं. द प्रोटेक्शन इज़ देयर, द इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज इज़ लैकिंग. उसके 3 इश्यूज़ हैं. इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट हो गया, दूसरा कैपेसिटी हो गया. स्पेशली आप पुलिस की कैपेसिटी देख लें. नहीं तो माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बात कही कि इम्प्लीमेंटेशन से आपका क्या मतलब है? कि शेल्टर होगा? शेल्टर्स हैं, सारा कुछ है, स्टाफ ट्रेन नहीं है. और कैपेसिटी, अब हमारा अगर मतलब कि कोई खातून है वो शेल्टर पे जाती हैं, उनको कोई वहाँ एक्सेप्ट करेगा, रखेगा? बिल्कुल करेगा. अच्छा. पंजाब इज़ वेरी प्रोग्रेसिव लाइक दैट. एवरी डिस्ट्रिक्ट now has a protection center और a crisis center. दारुल अमान जो एग्जिस्ट करते थे उनको कन्वर्ट किया, जैसा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर नहीं बना था मुल्तान में, तो उसी की तरह के अभी उनकी थोड़े से रिसोर्सेज का इशू है, पर जगह बन गई हैं, वो नोटिफाई हो चुकी हैं, उधर स्टाफ भी मौजूद है. अच्छा. अब जो उधर लैकिंग है वो ये है कि स्टाफ को ट्रॉमा सर्वाइवर्स या ये जो सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस हैं उनको कैसे डील करना है, उसकी दैट इज़ लैकिंग. रिसोर्सेज आर लैकिंग. और इस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो किसी को पता ही नहीं है. वायलेंस एक्ट को कैसे, उस क्या कानून कहता है, कौन से कोर्ट में जाना है, क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो हम लॉयर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं. एवरीबडी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ दैट इट एग्जिस्ट. तो जब एक लॉ एग्जिस्ट करता है पर वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, तो फिर औरतों के पास क्या चॉइस है? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रोटेक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन. दे वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ मैरिजेस. ये सारी शादियाँ भी बच सकती हैं अगर हम प्रिवेंशन की तरफ चले जाएँ. हम आइडेंटिफाई कर लें रिस्क,
پہلے اور اس کی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی اس سے پہلے کہ وہ فیٹل ہو جائے. صحیح کہ جب پہلے ہی روک لیں. آپ دیکھیں کہ ساری جو ہماری اسٹیٹ مشینری اور سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ان آل دیز آفٹر دیز مرڈرز. پولیس جب عورت مر گئی ہے تو پھر میڈیا کا پریشر بھی ہوتا ہے, معاشرے کا بھی ہوتا ہے, تو پھر پولیس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. ابھی ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے پولیس میں, وہ سنے کہ 70 پولیس آفیسرز کو فارغ کر دیا گیا ہے. جی وہ جو بچی جو آپ پنجاب کے کیس کی ذکر کر رہی ہیں. پھر 2 جو لڑکیوں کو ابھی کسٹوڈیل وائلنس میں مارا گیا, ایک کو ریپ کیا گیا, 2 کو مار دیا گیا. 2 جن کو چوری میں پکڑا گیا تھا اور پھر ان کی وہ ہسپتال پہنچی اور they were declared dead. وہ ہیں تو اسٹیٹ پروٹیکشن میں نا, اور قانون بھی ایگزسٹ کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, انفورس نہیں ہو رہا نا, تو یہی ہے. اب جو باپ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر گیا اور اس نے اس کو مار دیا, یا خامن جو حنا جاوید والا جس نے مار دیا, دیز آر دا پلیسز آف پروٹیکشن فار ویمن. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر سے ہی مار دیا جائے گا, ادھر سے ہی ظلم ہوئے گا, ادھر سے ہی تشدد ہوئے گا. تو موسٹ آف دا وائلنس کمز فرام ہوم ود ان ہاؤس وچ از ٹریٹڈ ایز اے پرائیویٹ میٹر. بٹ ونس a physical integrity of a woman or a safety is threatened, then it is no longer a private matter, it is of public and social concern. مگر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے لا انفورسمنٹ پرسنل کو بھی. کیپیسٹی نہیں ہے پولیس کے پاس. اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی سن سیٹ کے بعد عورت تھانے نہ آئے اور سن رائز کے اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے, یہ why can't they create a safe space for women کہ اگر رات کو کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا وہ صبح کا ویٹ کرے گی؟ آپ کا you have one job, you have to protect اپنے سٹیزنز کو. تو اگر آپ ان کو روک رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ نہ آئے بیکاز کنٹرول نہیں ہے ہمیں. ہاں آپ 8-10 بجے صبح آئیے گا جب ہم نے چائے پی لی ہوگی. کرائم شوڈ ہیپن ایٹ اے ڈیسنٹ آور. اور اس کے علاوہ آپ سب سے زیادہ دیکھیں کہ ہر تھانے میں کیا عورت ہوتی ہے. ہمارا تو یہ جو ایس او پیز ڈی آئی جی صاحب یا وہ جو سلمان اکرم راجہ والا کیس تھا کہ اس میں ہیں ہمارے ایس او پیز کے انٹیروگیشن انویسٹیگیشن بائی اے فیمیل آفیسر, اریسٹ آف بائی اے فیمیل آفیسر ان پریزنس آف اینٹی ریپ لاز میں. تو یہ جو سارے سیف گارڈز ہیں یہ کدھر جاتے ہیں جب کسٹوڈیل وائلنس ہوتا ہے, جب ریپ ہوتا ہے, جب ان کو مار دیا جاتا ہے. ابھی یہ جو ہے یہ تو بھائی اور ہسبینڈ کے قتل کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان 2 بچیوں کی جو باڈی تھی ان کو سنیں جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایچ آر سی پی نے اس میں فیکٹ فائنڈنگ کی ہے کہ پولیس نے اپنے سامنے ان کو دفنایا ہے کہ فیملی کو اس کا پتہ نہ لگا جائے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ندا علی صاحبہ سے اور رابعہ جبیری صاحبہ سے. رابعہ صاحبہ obviously اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز ڈو گو ہیڈ, بٹ خاص طور پہ ذرا میں آپ دونوں سے یہ بھی بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ اسلام آباد کے احاطے میں ہی 2 واقعات ہوئے ہیں جس میں ایسی خواتین جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ بناتی تھیں, ان کا ایک میں تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک سٹاکر نے قتل کیا, اور اب جو کیس سامنے آیا ہے گھر والوں نے ہی ان کو قتل کیا. یہ کیا اس کو الگ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ خواتین ہیں خاص طور پہ کیونکہ وہ ہائی پروفائل ہو جاتی ہیں اور شاید ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, تو they are also in particular danger. Well, I think masculinity is structurally in patriarchy associated with the ability to control women and to do what they think is socially sanctioned. If you do something, Kandil Buluj ka aap dekhen haal, and uski to bhai ne jab bahar nikla tha, I still remember wo video usme victory sign karke nikla tha. I mean ye to haal hai hamara کہ ہم یہ ہماری ایک بلیف ہے کہ ہم وی کین ری انفورس این آنر کوڈ. جو بندہ ان ٹک ٹاکرز کو ان کے خلاف ابیوز یا مرڈر ہوتا ہے, دس از ایسوسیٹیڈ ود اے فیلنگ آف میسکولینٹی اینڈ اے فیلنگ آف کہ میں آئی ہیو ریسٹورڈ دا سوشل کوڈ ٹو سوسائٹی. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے مطلب کہ بہت معاشرے کے مرد اور عورت کے جو آنر کوڈ سے ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ بہت زیادہ حاوی ہو رہے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز ہے یہ پلیٹ فارم جو ہیں.
اور میں یہ آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ بہت ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت کو گولی مار لی جا رہی ہے یا کسی کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اس کا ایک دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ نے ایک سائلنس توڑ دی، آپ بات کر رہے ہیں، ایک بہت خوف والی چیز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ مگر دوسری بہت ایک نیگیٹو ایسپیکٹ سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا آنر کلنگ، جینڈر بیس وائلنس از آلسو اباؤٹ آڈینس اینڈ ریپوٹیشن۔ میرا اس کا ریپوٹیشن خراب ہے، اس کو ہم نے صحیح. مار دیا، اس نے ٹک ٹاک کیا، ہم نے اس کو مار دیا۔ اٹس اے لاٹ اباؤٹ آڈینس اینڈ ریپوٹیشن، اینڈ اف دا پبلک سیز کہ ایک عورت کو آپ نے مار دیا اور اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز نہیں ہوئے ہیں، کہ جس سردار نے آرڈر کر دیا وہ بیل پر چھٹا ہوا ہے، یا جس نے مار دیا وہ وکٹری سائن لے کے باہر نکل رہا ہے، تو دین سوشل میڈیا پلیز اے نیگیٹو رول۔ اس کا نیگیٹو یہ رول ہے کہ وہ ری صحیح. انفورس کرتا ہے وہ اسٹیریوٹیپ کہ آپ مس بیہیو کریں گے آپ کا یہ حشر ہوگا، آپ شادی بغیر پوچھے کریں گے آپ کا یہ حشر ہوگا، یہ ہوگا اگر آپ نے رول کو وائلیٹ کیا، کہ آپ نے سوشل کوڈ کو وائلیٹ کیا۔ تو دا سوشل میڈیا coverage is also very, very important because it has a two-edged prong. صحیح. بٹ رابعہ صاحبہ یہ بھی تو ہے کہ اب اس کیس میں کیا ریاست کوئی خاص قوانین بنانے کی ضرورت ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف ہم یہ بھی بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کی ہراسگی بھی بہت ہوتی ہے۔ دیکھیں آئی تھنک وی آر لوکنگ ایٹ سم تھنگس فرام ڈفرنٹ، میرے نظر سے ہمارے پاس کوئی 800 ہم نے سومو موٹو ایکشنز لیے ہیں جینڈر بیس وائلنس پہ، کمیشن کے 9,000 ٹوٹل کیسز کیے ہیں، اس میں اپروکسیمیٹلی 3,500 کیسز عورتوں کے ہیں، آنر کلنگز ہیں، جینڈر بیس وائلنس ہے، ہم لوگوں کے گھروں گئے، ہم نے عورتوں کو ریسکیو کیا ہے۔ اور جیسے ندھا کہتی ہے کہ ہمارے شیلٹرز اچھے ہیں، اسلام آباد والی شیلٹر از ایکسلنٹ، مگر ایک عورت کتنا عرصہ شیلٹر میں رہے؟ اب یہی ہوتا ہے، ہم عورتوں کو ریسکیو کر کے لاتے ہیں، شیلٹر میں بٹھاتے، 1 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینہ، اس کو گھر یاد آتا ہے، اس کو باہر جانے کی کبھی اجازت ملتی ہے، کبھی نہیں، کبھی میجسٹریل آرڈر کے تحت اندر جاتی ہے تو کورٹ اس کو رہائی دیتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے اس سسٹم میں۔ She doesn't know how to earn, she doesn't know how to go out, she's never gone out, she has no agency، وہ واپس چلے جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے مستقل ہمیں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو ہم کریں کیا ان کے ساتھ، بیکاز ان کے پاس کوئی آٹونومی ہے نہیں۔ مگر جو آپ بات کر رہی ہیں ٹریننگ کی اور پریونشن کی، دیکھیے وی آر لوکنگ ایٹ دی آنر کلنگ، اٹس دی اینڈ۔ آنر کلنگ جو ہوتا ہے خاتمہ ہوتا ہے، ختم، اٹس دا اینڈ، اینڈ دین وی اسٹارٹ لوکنگ کہ اس کو ہم کس کو پکڑیں گے، پروسیکیوشن کیسے کریں گے، مگر ہم پیچھے کا نہیں دیکھ لیں۔ آنر کلنگ از دا کلمینیشن آف ایسکلیشن، ایک ایسکلیشن ہوتا جاتا ہے، تو عورت کو پہلے کہتے ہیں کہ تم بیہیو کرو، تم نے اس کا فون قبضہ کر دیتے ہیں، اس کو اسکول سے روک لیتے ہیں، اس کو مار پیٹ کر کے کوئیژن کرنے، ایک سسٹم، پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے بیفور دے کل ہر۔ پھر آپ جا کے رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، پھر رشتہ دار آپ سے بات کر دے گی، یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ٹک ٹاکر دیکھا ہے، یہ ویڈیو دیکھا ہے، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون مارے گا، کب ماریں گے، ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ لک ایٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. We should train people to encounter the warning signs. The police should understand the nikah registers کہ کوئی آپ کو ریکگنائز کرنی چاہیے جب ایک عورت ایک ریڈ فلیگ کرے گی۔ جب گلن بارو گئی کورٹ میں، اس نے ان کو بھیک مانگی کہ مجھے واپس نہ بھیجو، کورٹ نے نہیں ریکگنائز کیا۔ People need to understand کہ there is a warning system before the murder, before the violence, and how do you make it? I think basically the commissioner, I can only recommend کہ ایک آنر بیسڈ ایک وائلنس اسیسمنٹ ہونی چاہیے، پولیس کے پاس ہونی چاہیے، سوشل ورکرز کے پاس ہونی چاہیے۔ کہ لڑکیاں بات کرتی ہیں دوستوں کے ساتھ، مجھے بھائی نے دھمکی دی، باپ نے یہ کہا، اور پھر ایک انٹرونشن پوائنٹ ہونا کہ سسٹم، گورنمنٹ سسٹم، when will it get into the intervention, how will it intervene, what is the intervention point, and then that intervention, because دیکھیں women, and this is what Nidha was also talking about,
Pakistan has 1.5% women on the workforce, on the police force. You do not want to go to a man कि मर्द के सामने तुम अपनी कहानी बताओ, जब औरतें ही नहीं है तो हम कहाँ जाएं? खवातीन यानी कि हमें पुलिस में ज्यादा चाहिए, अगर मैं आपकी एक सादा सी बात समझूं। जाहिर बात है, अगर आपकी 49% औरतें हैं आपके मुल्क में, तो आपके पुलिस औरतें कहाँ हैं? तो आपके पास एक सिस्टम पूरा पैटर्न होना चाहिए कि आप खुदा न खास्ता कुछ हो, पुलिस कैसे एक्टिवेट हो, शेल्टर्स कैसे एक्टिवेट हो, उन आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ लोकेशन। हमारे पास एक बच्ची आई थी, उसके ऊपर 4 लोगों को मारा गया था। हमने उसका नाम बदल के छुपू के उसको एक अंदरूनी शहर में छोड़ दिया कि किसी खानदान के साथ के किसी को पता नहीं लगे, बिकॉज वो पता लगेगा उसको मार देंगे। सो यू हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ लोकेशन, यू हैव टू हैव रैपिड जुडिशियल रिस्पॉन्स के जजेस भी तो जल्दी काम करें ना। एक केस के ऊपर अगर आप कन्विक्शन ही नहीं हो रही, आप देखें, तो फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? वो औरत बिल्कुल वो कहते हैं बिल्कुल सही पिस जाती है सिस्टम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।